बेटा टीवी का रिमोट कहाँ है? अच्छा जरा हाँ, हाँ। क्या हुआ? अच्छा किसकी? नहीं मैं, अच्छा पिछली क्लास में ना, वो भट्टा बैठ गया ना, मतलब सर कुछ सर्किट वर्किट उड़ गया नीचे। कोई बात नहीं, वैसे भी उसमें कोई होता तो है नहीं अंदर। है क्या? आए क्या? दो चार कंप्यूटर में से बाहर आ गए अपने, झाँक के देख रहे होंगे चल रहा है क्या सर? चलो हैं भाई, दो चार लोग हैं, मेरे अलावा तीन और हैं, ठीक है? चलो भाई, क्या कहते बेटा लास्ट क्लास में S1 और O1 के कुछ क्वेश्चंस दिए थे और एक रेस नंबर भी दी थी क्या? रेस नहीं थी। और जे एडवांस के 6 क्वेश्चन कर लिए थे, तो रिमेनिंग 6 क्वेश्चन। फिर ये घोड़े वाले आ गए यार। हाँ। ये मेरी क्लास में घोड़ा चलाते हैं क्या? हाँ क्या तुम्हें घोड़ा चलाना है? आज चला लो यार, किसने मना किया है? चलो ठीक है। चलो हाँ, अब लास्ट क्लास में मैंने एक तो S1 दिया था, O1 दिया था और जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस दिए थे ना, मतलब क्लास के 6 क्वेश्चन बचे थे और कुछ बचा था जो डिस्कशन के लिए नहीं था, यही था ना? और हाँ वो मुझे याद है, ठीक है। चलो ठीक है, कॉपी निकालो, हेडिंग डालो कंडक्टर। भैया क्या चल रहा है देख के आना पड़ेगा एक दिन जाके। है सर मारते होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, बात नहीं है ना, बात करेंगे कंडक्टर की। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रो में, तो इलेक्ट्रो में हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए, तो लगभग इलेक्ट्रो को समराइज करें तो 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पर आपको फोकस करना है। एक तो सबसे पहले आता है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस लॉ, है ना। दूसरा आता है पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी में जो भी हमारे पास फॉर्मुलेज है, ठीक है। उसके बाद आता है डाइपोल में टॉर्क वाली चीजें और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के जो एक्सियल इक्वेटोरियल वाले फॉर्मुले थे उस पर थोड़ा सा फोकस करना है। तो ये कुछ समराइज अपना टाइप का हो गया कि ये इन चीजों पे आपको जरूर फोकस करना है। आज अपन जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है कंडक्टर। ये लास्ट टॉपिक है अपना, है ना, इलेक्ट्रो का। कंडक्टर होता क्या है, जैसे अगर हम बात करें तो नेचर में 3 तरह के मटेरियल मिलते हैं ना। एक होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं इंसुलेटर और एक होते हैं सेमी कंडक्टर। ये तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा, फायदेमंद कौन सा है? सेमी कंडक्टर। क्योंकि हम जितनी भी लेटेस्ट डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे आप फोन यूज कर रहे हो, टीवी यूज कर रहे हो, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आप यूज करते हो, सब में सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस का यूज होता है, ठीक है। तो बात ध्यान से सुनना कि तीनों में फर्क क्या है। कंडक्टर, तो कंडक्टर होता क्या है ना, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे बोला जाता है ना। कंडक्टर वो होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। देखो एक्चुअली क्या, करंट कैसे फ्लो करता है, कंडक्टर का मतलब है कंडक्ट कराना, फ्लो कराना, किसको? इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सके, कंडक्ट करा सके, उसको कंडक्टर बोलते हैं, क्लियर है? तो अब करंट के फ्लो की बात करें तो करंट का मतलब होता है दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट को हम डिफाइन करते हैं I इज इक्वल टू Q बाई T। The rate of flow of charge with respect to time is defined as electric current। तो करंट का फ्लो होता है जब चार्ज भागते हैं, क्लियर है। और चार्ज को भागने के लिए फ्री होना जरूरी होता है,
क्लियर है? अब फ्री का मतलब पहले थोड़ा समझाता हूँ, है ना, थोड़ा सा टॉपिक में आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पर सोडियम की बात कर लेता हूँ Na, इसके कॉन्फ़िगरेशंस आपको पता है क्या? कितना होता है? 1s2 2s2 2p6 3s1, ये होता है ना तो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर 11 होता है इसका। ठीक है, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है ना। यहाँ पर अगर मान लो मेरे पास एक सोडियम का Na का एक एटम है और ये उसका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस का मतलब इसमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर इसकी शेल्स को बना देते हैं, इसकी एनर्जी शेल्स होती है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे सबसे पास वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इस तरह से फिलिंग रहती है ना। अच्छा, सबसे दूर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? इसमें 1 होगा। बात ध्यान से सुना है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और आगे भी बहुत काम आएगा। जैसे मान लो कि मैं ना इस सोडियम के पास Na के पास गया, मैंने बोला यार कि भाई मेरे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इसने बोला कि दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा लगेगा। फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता, है ना। मैं बोला कि ठीक है भाई, है ना। तो मैंने बोला कि भाई कि ठीक है यार, मैं मुझे बोला कौन सा वाला चाहिए, मेरे तो अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन है। मैंने बोला यार ये वाला दे दे, ये अच्छा लग रहा है। उसने बोला ये बहुत महंगा है, तेरी औकात से बाहर का है, तो तू इसके लायक ही नहीं है, तू रहने दे इसको, है ना। मैंने कहा अच्छा सस्ता वाला बताओ। तो इसने बोला ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे सस्ता है। ऐसा क्यों? बात ध्यान से सुनना, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास होगा उसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को इसने बहुत कस के पकड़ा हुआ है, तो इसको फ्री करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जो सबसे ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो इसको फ्री करने के लिए मुझे सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसको फ्री करने के लिए सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है? तो मैं सबसे कम एनर्जी देके, यानी सबसे जल्दी फ्री होने वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, और इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। क्लियर है? जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन को फ्री करना सबसे आसान है, उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। तो मैं थोड़ी सी एनर्जी देके इसको फ्री कर सकता हूं। अब कंडक्टर के केस में होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, आप इसको ऐसे समझ लो, ये इतना फ्रीली मूविंग होता है कि सराउंडिंग के टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, अपने किसी भी चीज को मीडियम में रखा हुआ है, सपोज सराउंडिंग का टेम्परेचर भी हो, तो सराउंडिंग के टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में ही इसको इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है कि ये फ्री हो जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए आपको कोई एडिशनल एनर्जी देनी पड़ेगी क्या? नहीं देनी पड़ेगी। वो सराउंडिंग के यानी रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली वो फ्री रहता है। लेकिन अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि अगर मैं इसको एनर्जी दूंगा, जैसे मैंने बोला अगर सपोज ये इंसुलेटर होता, लाइक सपोज कार्बन होता, मैं इसके पास गया कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो फ्री वाला, तो इन्होंने बोला कि समय पैसा लगेगा, दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं एनर्जी देता गया, हमने कहा फ्री कर दे, अब तो फ्री कर दे। हाँ हाँ थोड़ा सा और लगेगा। तो मैं एनर्जी देता गया मैंने बोला अब तो फ्री कर दे भाई, सब पूरी जायदाद नाम कर दी, अब तो फ्री कर दे। बोला हाँ बस थोड़ा सा पैसा और लगेगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, मैं एनर्जी दे रहा हूं लेकिन ये इसको फ्री नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको फ्री करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बहुत ज्यादा है। तो होगा क्या, आप बोलोगे कि सर हम एनर्जी देते जाएंगे कभी ना कभी तो फ्री हो जाएगा, लेकिन होगा क्या, मैं अगर और एनर्जी दूंगा तो जो मेरा मटेरियल है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए हम कभी भी इंसुलेटर को कंडक्टर नहीं बना सकते। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी एक्स्ट्रा देने पर उस इलेक्ट्रॉन को हम उस न्यूक्लियस के इंटरेक्शन से फ्री कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के भाग जाता है। क्लियर है? और जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के भागता है तो इलेक्ट्रॉन हटा, तो वहां पर कैसा प्लेस बन गया, एक खाली। ठीक है, तो एक वेकेंट प्लेस बन गया जिसको हम बोलते हैं होल्स। और होल्स पे जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, अच्छा जब जाएगा तो खुद तो जाएगा नहीं, साथ में नेगेटिव चार्ज भी लेके जाएगा, तो इसमें कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। तो सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं ना वो दो होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होता है और होल्स भी होते हैं। लेकिन कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन, होल्स क्यों नहीं बने? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं गया ही नहीं, इलेक्ट्रॉन कहीं गया ही नहीं, वो पहले से वहीं पर है, वो फ्री है, उसको हटाना ही क्यों। और इंसुलेटर में
तो वो कभी फ्री हुआ ही नहीं। तो इंसुलेटर में कभी भी करंट को फ्लो नहीं करा सकते। कंडक्टर जो होते हैं वो करंट को फ्लो तो बहुत अच्छे से करा सकते हैं। अच्छा, ये तो जब कंडक्टर इतने अच्छे हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल रहे हैं, तो हम क्यों बोल रहे हैं कि सेमी कंडक्टर ज्यादा बढ़िया है हमारे पास कंडक्टर से? ऐसा क्यों? कंट्रोल कर सकता है। आप ऐसे समझो कि आपके घर में मान लो 3 नौकर है ना, 3 सर्वेंट आपने लगा दिया, बहुत रईस आदमी बन गए, है ना। आपने 3 लोग लगा दिए, एक है कंडक्टर, एक है सेमी कंडक्टर और एक है इंसुलेटर। आपने तीनों को काम दिया कि भाई, पहले आपने इंसुलेटर को काम दिया। आप कुछ भी बोलो, वो कोई भी काम नहीं करे, ठीक है। तो वो तो हो गया इंसुलेटर, बात ध्यान से सुनना है ना। अब आते हैं कंडक्टर पे। कंडक्टर ऐसा है, आपने बोला कि यार मुझे है ना एक ग्लास में पानी भर के दे दे, उसने पूरे घर में पानी भर दिया, ठीक है, किलो आप हर जगह पानी पानी पियो आराम से। तो कंडक्टर में चक्कर क्या है, आप कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे अगर मैं मान लो कि एक मोल की बात करूं, तो एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, कितने कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर है? और अगर मान लो मैं कार्बन का ले रहा हूं, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इंटू 6 और मल्टीप्लाई कर दो। एक मॉलिक्यूल में, यानी कार्बन के एक मॉलिक्यूल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इंटू 6, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन ये पहले से फ्री है। तो ये जैसे ही मैं एक एक्सटर्नल बैटरी लगाऊंगा, ये सब भागना चालू कर देंगे और करंट का फ्लो चालू हो जाएगा। मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि हम चार्ज कैरियर को कंट्रोल कर सकते हैं। हम एनर्जी कम देंगे तो ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, एनर्जी ज्यादा देंगे तो ये अपनी जगह छोड़ देगा। तो हम किसी भी सेमी कंडक्टिंग मटेरियल को कंडक्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास चॉइस है उसको कंट्रोल करने की। इसीलिए हमें सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल रहते हैं वो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल रहते हैं। सबको बात आ रही है समझ में? तो शुरू से बोल रहा हूं, 3 तरह के मटेरियल होते हैं, कंडक्टिंग, एक इंसुलेटिंग और एक सेमी कंडक्टिंग। कंडक्टर का मतलब समझ में आया सबको? कोई आज के बाद पूछ ले भैया, आप आराम से बता सकते हो कि कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर में जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ही लूजली बाउंडेड होता है, उसको फ्री करने के लिए आपको बहुत एडिशनल एनर्जी देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन इंसुलेटर में हम उस इलेक्ट्रॉन को कभी भी फ्री नहीं कर सकते। सबको समझ में आया? अब आते हैं इलेक्ट्रो में कंडक्टर का क्या यूज है। कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, टोटल अगर हम बात करें तो 3 मेन प्रॉपर्टीज है, उससे हमारे 90% ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहली, किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के मटेरियल के, यानी किसी भी कंडक्टिंग मेटल के अंदर चार्ज नहीं रह सकता। ऐसा क्यों? आप ऐसा सोचो कि सर आप क्यों नहीं रह सकता। हम मान लो एक सॉलिड स्फीयर ले आते हैं और उसमें अंदर चार्ज को ठूस ठूस के भर देते हैं, लेकिन चक्कर क्या है, चार्ज क्या है, ट्रांसफर हो जाता है। कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब होगा क्या, आपने पूरा भर ठूस ठूस के भर दिया चार्ज को, अब वो सारे चार्ज आपस में क्या करेंगे, रिपेल। रिपल्शन होने की वजह से दूर दूर जाएंगे। कब तक रिपेल करते जाएंगे, जब तक वो मैक्सिमम सेपरेशन पर नहीं आ जाते। और मैक्सिमम सेपरेशन का मतलब कहां पर आ जाएंगे, सरफेस पे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, यानी किसी भी मेटल के अंदर चार्ज रिसाइड नहीं कर सकता। दूसरा, अगर चार्ज नहीं होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, 0। तो सेकंड पॉइंट आता है, अभी लिखा दूंगा मैं, अभी बस समझा रहा हूं कि इसको बुक्स में ऐसे लिखते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ द मेटल, है ना, मेटल के अंदर नेट फील्ड कितना होगा, 0। और तीसरा आता है कि जो कंडक्टर की सरफेस होती है वो इक्वी पोटेंशियल होती है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा कंडक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आई? तो हेडिंग डालो कंडक्टर, और इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए बताया था। चावल खाए बेटा दिन में? चलो, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट पॉइंट, नेट चार्ज inside any conducting material
net charge inside any conducting material is always equals to 0. Second point, second देखो, net electric field inside core of the metal, net electric field inside core of the metal, core of the metal का मतलब समझ में आ रहा है ना, मेटल के अंदर है ना, net electric field inside the core of the metal is always equals to 0. और थर्ड पॉइंट, conductor surface is equipotential conductor surface is equipotential and electric line of forces always perpendicular to electric line of forces always perpendicular to conductor surface. क्लियर है? तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से 3 पॉइंट है और इनको यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं. पहला पॉइंट है कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर चार्ज रिसाइड नहीं कर सकता. इसका मतलब क्या है, बात ध्यान से सुनना. इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मान लो ये आपके पास ये जो कमरा है, मान लो मैं इसको कॉपर से बना देता हूँ, है ना, एक मेटल से. तो मेटल कॉपर क्या होगा, कंडक्टिंग मटेरियल. तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे चार्ज नहीं रख सकता. मैं यहाँ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, मेटल के अंदर. आप बोलोगे सर ये मेटल के अंदर ही तो है. मैं ये नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जैसे ये दीवार जो है ये मेटल की बनी हुई है, इन दीवार के अंदर, उस मेटल के अंदर, जैसे मान लो ये अगर एक मेटल का होता, सॉलिड होता, ये मेटल से बना हुआ होता, तो इसके अंदर, इससे घिरा हुआ नहीं, इसके अंदर चार्ज रिसाइड नहीं कर सकता. जैसे अगर मान लो ये पूरा का पूरा कमरा एक मेटल का कमरा होता, तो यहाँ पे तो चार्ज रह सकता है. मैं यहाँ की बात ही नहीं कर रहा हूँ. मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, ये जो दीवारों बनी हुई है मेटल से, इन दीवारों के अंदर चार्ज रिसाइड नहीं कर सकता. इसी तरह से दूसरा पॉइंट भी मेरा यही है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ द मेटल का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. मेरा कहने का मतलब क्या है, इस मेटल के अंदर नेट फील्ड हमेशा क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, यहां तो हो सकता है, आप ऐसे सोचो ये एक मेटेलिक ट्यूब होता और अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रख देता, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड नहीं आता. क्या आता, कितना, के क्यूब बाय आर स्क्वायर. तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं मेटल के अंदर की बात कर रहा हूं. और तीसरा कि जो मेटेलिक सरफेस होती है वो कैसी होती है, इक्वी पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा उसके कैसी होंगी, परपेंडिकुलर. सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आई? अब बात ध्यान से सुनना, इन्हीं चीजों को अप्लाई करते हुए, जैसे मान लो अगर मेरे पास एक मेटेलिक शीट है ना, इनफाइनाइट लॉन्ग मान सकते हो, और इस मेटेलिक शीट पर मैंने क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मुझे बता सकते हो यहां पर कितना चार्ज आएगा भाई. जैसे मान लो एक मेटेलिक शीट है, इस पे मैंने टोटल कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, क्यू. अब जैसे कंडक्टिंग है ना, मेटेलिक, मेटल का मतलब कंडक्टिंग, तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, Q/2. यहाँ पर कितना, किसने बोला वो Q/2 आएगा, मैंने तो नहीं बोला, मैं तो पूछ रहा हूं. ठीक है, अब पहला पॉइंट कि हमें यही प्रूफ करना है कि अगर मैं किसी आइसोलेटिंग मटेरियल को, एक मेटल शीट को लेता हूं और उस पर टोटल कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, Q, तो उसकी दोनों सरफेस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, Q/2 और Q/2 आधा. ये कैसे आता है, बात ध्यान से सुना. मान लो टोटल कितना चार्ज दिया, Q, मान लेते इस पे X आया और इस पे कितना आया, Q-X. ऐसे बोल सकता हूं. अब मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा कि किसी भी मेटल के अंदर नेट फील्ड कितना होता है, 0. जैसे मान लो कि मैं ये पॉइंट ले रहा हूं, ये पॉइंट समझ में आया कौन सा पॉइंट है, मेटल के अंदर, मेटल के अंदर ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये मेटल के अंदर है तो यहाँ पर नेट फील्ड क्या होना चाहिए, 0.
अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था किसी भी एक शीट की वजह से उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और वहां पर मैंने आपको ये कंक्लूड भी किया था कि चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे वो नॉन कंडक्टिंग, अगर एक सरफेस पे चार्ज है, अगर एक सरफेस पे चार्ज है तो उसकी वजह से सराउंडिंग में फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सही बात है। अब जैसे मान लो मुझे यहां पर नेट फील्ड जीरो करना है, एक्चुअली मुझे पता है मेटल के अंदर नेट फील्ड कितना होगा, जीरो। तो यहां पे फील्ड दोनों चार्जेस की वजह से होगा। ये अगर एक्स चार्ज है तो इसकी वजह से यहां पर फील्ड इधर होगा, अगर सपोज ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की वजह से फील्ड अवे और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड कहाँ होगा, अवे। कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या सिग्मा को एक्स बाय लिख सकता हूं, चार्ज अपॉन एरिया अपॉन 2 एप्सिलॉन। सही बात है, सबको समझ में आया। इसकी वजह से फील्ड यहां पर कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव है तो अवे। कितना होगा बेटा, दैट इज सिग्मा, दैट इज क्यू माइनस एक्स अपॉन ए, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर यहां पर नेट फील्ड जीरो है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि दिस एक्स अपॉन ए इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होगा, क्यू माइनस एक्स अपॉन ए इंटू, ये कैंसिल आउट हो गया, ये इधर आ गया, दैट इज 2x इज इक्वल्स टू क्यू, एक्स इज इक्वल्स टू। पहला पॉइंट और ध्यान से सुनना कि अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड मेटेलिक प्लेट है, आइसोलेटेड का मतलब समझ में आ रहा है, उसके सराउंडिंग में कोई दूसरी प्लेट नहीं है, तो अगर उसमें मैं क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो चार्ज आधा आधा क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों सरफेस पर। इस पर भी कितना आ जाएगा, क्यू बाई 2, और इस पर भी कितना आ जाएगा, क्यू बाई 2। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आई बेटा, इसको नोट करो पहले। यहां पर लिख देना फॉर एन आइसोलेटेड मेटालिक प्लेट। है ना, मेटालिक प्लेट बोल सकते हो या मेटालिक शीट भी बोल सकते हो। यहाँ पे सबको समझ में आया बेटा, है ना। तो बड़ा ही सिंपल है। हम ये बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड मेटालिक शीट है और अगर उस पर मैं चार्ज क्यू को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो वो क्यू चार्ज उसकी दोनों सरफेस पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्यू बाई टू इधर आ जाएगा और क्यू बाई टू इधर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब सब लोग देखो फिर नोट करना। अब मैंने यहाँ पर एक के बजाय कितनी शीट ले आया, दो। पहले पे कितना चार्ज दिया, Q1, दूसरे पे कितना दिया, Q2। अब चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि अभी आइसोलेटेड नहीं है। अब कैसे होगा, चार्ज की एक खासियत होती है कि ओवरऑल चार्ज तो कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। मतलब अगर मान लो यहां पर x1 चार्ज है, इस पे टोटल कितना चार्ज दिया मैंने, तो इस पे कितना आएगा। और अगर सपोज यहां पर x2 चार्ज हुआ तो यहां पर कितना आ जाएगा। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है कि अगर मैं इस पर Q1 चार्ज देता हूं, इस पर Q2 चार्ज देता हूं, तो इसकी चारों सरफेसेस पर कितना कितना चार्ज आएगा, यानी इन सब की वैल्यू क्या होगी। सबको यहां तक समझ में आ रही है बात, इसको नोट करो, मैं लिख देता हूं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चार्ज
on each surface of metallic sheet. यहां तो सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है ना? बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, है ना? सब लोग इधर देखो, यहां पर कितनी, इधर देखो सब लोग, कॉपी छोड़ दो। कितनी शीट है यहाँ पर? दो मेटालिक प्लेट है ना, दो शीट है। कितनी सर्फेसेस है? चार। 1 2 3 4। अगर मैं फेसिंग सर्फेसेस की बात करूं, फेस का मतलब ऐसी सर्फेस जो एक दूसरे की तरफ है, कौन कौन सी है वो? x1 और x2। तो एक कंसेप्ट बनता है कि किसी भी मेटालिक, दो मेटालिक फेसिंग सरफेस, दो मेटालिक फेसिंग सरफेस पे जो चार्ज होता है वो हमेशा इक्वल और अपोजिट होता है। मतलब अगर इस पे प्लस का क्यू है तो इस पे माइनस का क्यू। तो मुझे प्रूफ करना है ऐसा पहले क्यों होता है। यानी मुझे क्या प्रूफ करना है? x1 इज इक्वल टू माइनस का x2। मुझे क्या प्रूफ करना है? x1 इज इक्वल टू माइनस का x2। इसको हम कैसे प्रूव करते हैं? इसको हम प्रूव करते हैं बाय द गॉस लॉ। जैसे बात ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर एक गॉसियन सरफेस लूं, ठीक है, और मैं इसके लिए गॉस लॉ लगाने की कोशिश करूं, तो गॉस लॉ होता क्या? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। सही बात है। अब जब हम गॉस लॉ लगाते हैं, जैसे मान लो ये मेरे पास एक इनफाइनाइट शीट है, तो हमें एक चीज तो पता है कि हमेशा इनफाइनाइट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो शीट की सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये एक शीट है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसकी सरफेस के कैसा होगा? परपेंडिकुलर। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर तो होगा, ये तो सबको क्लियर है। इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ई इधर हो गया। सेम यहां पर भी इसकी शीट की सरफेस के परपेंडिकुलर। क्लियर है? अब जब हम क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस लिखते हैं, ये क्या डिनोट करता है? नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू ऑल द सरफेस, यानी जितनी भी गॉसियन सरफेस है उसमें से पास होने वाला। तो यहां पर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो जो हमने गॉसियन सरफेस ली है वो ऐसे ली है, इस तरह से, बिल्कुल क्यूबॉइड ऐसा लिया। तो कितनी सरफेस हो गई इसकी? चार। एक, दो, तीन, चार, ऐसे ले लिया, ठीक है। अगर मैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस निकालूंगा तो देखो इसके लिए कितना आएगा, बता सकते हो क्या? इस वाली सरफेस के लिए कितना आएगा? जीरो। क्यों आएगा जीरो? भाई नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर कहां है? परपेंडिकुलर। एंगल कितना? 90 डिग्री। और ऐसे भी देख सकते हो ये फील्ड लाइन से सरफेस को कट है नहीं कर रहे, बहुत बढ़िया। यहां पर इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आएगा, एंगल कितना? 90। तो यहां से भी फ्लक्स कितना हो गया? जीरो। तो इन दोनों से फ्लक्स कितना हो गया? जीरो। अब बची कितनी? दो। यहां पर अगर मैं बोलूं कि ई डॉट डीएस निकालना है, तो यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, क्योंकि जो हमारी गॉसियन सरफेस है वो कहां से पास हो रही है? इस मेटल के अंदर से। कहां से पास हो रही है? मेटल के अंदर से, ऐसा। और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। इसी तरह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? जीरो। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स जीरो हो गया। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स क्या हो गया? जीरो हो गया। तो नेट फ्लक्स कितना हुआ? जीरो। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये अगर गॉसियन सरफेस है तो इससे पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा? जीरो। और नेट फ्लक्स क्या होता है? क्यू इन अपॉन इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है? x1 प्लस x2 अपॉन एप्सिलॉन। यहां से क्या आ गया आपके पास? x1 इज इक्वल टू माइनस का x2। सबको समझ में आता है? तो ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखोगे हमेशा, क्योंकि कैपेसिटर ऐसे ही बनता है, जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे बाद में। कैपेसिटर उसमें यही होता है, दो कैपेसिटर होता क्या है? दो मेटेलिक प्लेट्स जिनपे फेसिंग सरफेस पे चार्ज कैसा होता है? इक्वल और अपोजिट, उसी को कैपेसिटर बोलते हैं। तो सेम चीज है यहां पर भी है। मैं बोल सकता हूं अगर मेरे पास दो मेटालिक प्लेट्स हैं तो उनकी फेसिंग सरफेस पे चार्ज हमेशा कैसा होगा? इक्वल और अपोजिट। कोई हमसे पूछे यार इसको कैसे प्रूव करोगे, तो आंसर कैसे आएगा? बाय द गॉस लॉ। नोट करो बेटा यहां तक।
two metallic facing surfaces always have equivalent opposite charges. यहां तक ये पॉइंट सबको समझ में आया बेटा, है ना? अच्छा, अभी तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है ना। हमारा एम क्या है? इनकी चारों सरफेसेस पर चार्ज को कैलकुलेट करना, ठीक है? तो उसको कैलकुलेट करने में जितने बीच बीच में कंसेप्ट आते जा रहे हैं, हम उनको भी समझते चल रहे हैं। सही बात है। अब सब लोग इधर देखो एक बार फिर से, है ना? दोबारा से मैंने वही डायग्राम बना लिया। अब हम कहानी हमारी कहां तक पहुंच चुकी है? अभी के एपिसोड में हमने क्या देखा कि इस पे चार्ज कितना था? Q1। इस पे कितना था? Q2। अब इधर देखो, कभी भी चार्ज को हम कैसे अज्यूम करेंगे? अब थोड़ा सा फाइनल टेस्ट दे रहा हूं मैं इसको। मैं क्या करूंगा, हमेशा x यहां से भी अज्यूम कर सकता था, है ना? लेकिन कहीं से भी अज्यूम कर सकते हो, उससे कोई फर्क। लेकिन हम हमेशा इनर सरफेस को वेरिएबल लेंगे, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होती है। मतलब मैं मान लूंगा यहां पर कितना चार्ज है? x। तो यहां पर कितना होगा? यहां x है तो यहां पर माइनस का x। समझ में आया ना? यहां x तो यहां पर कितना? Q1 माइनस x। यहां x तो यहां पर, यहां माइनस x तो यहां पर Q2 प्लस x। समझ में आया Q2 प्लस x कैसा हुआ? क्योंकि इसी किसी भी एक प्लेट पे टोटल चार्ज कैसा रहेगा? कंजर्व। तो टोटल Q1 था, यहाँ x है तो Q1 माइनस x, यहाँ पर x है तो यहाँ पर माइनस x, और यहाँ माइनस x है तो इसमें से इसको घटाओगे तो Q2 प्लस x। याद आएगा? अब मुझे कैलकुलेट करना है वैल्यू कितनी होगी। अब मैं कौन सा कंसेप्ट लगाऊंगा जो सबसे पहले लगाया था? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी मेटल प्लेट कितना होगा? 0। यानी यहां पर आप इधर भी ले सकते हो और इधर भी ले सकते हो। तो सपोज मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूं, बात को ध्यान से सुनना है ना। अब यहां पर जो फील्ड आएगा वो 0 करना है। यहां पर कितने चार्जेस की वजह से फील्ड आएगा? 4। सब अपना अपना फील्ड ऐड करेंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सही बात है। पहले इन दोनों का काम करते हैं ना। ये बताओ कि ये पॉजिटिव है और ये कैसा है? इसकी वजह से यहां पर फील्ड कहां होगा? अवे, इधर। इसकी वजह से यहां पर फील्ड इधर होगा, अवे। और इसकी वजह से यहां पर फील्ड कैसा होगा? टुवर्ड्स। तो जितना फील्ड इसकी वजह से यहां पर अवे होगा, उतना ही फील्ड इसकी वजह से यहां पर टुवर्ड्स होगा। होगा ना? ऐसा क्यों? दोनों पे चार्ज सेम है, दोनों पे चार्ज सेम है। तो इसकी वजह से आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर, और इसकी वजह से आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर। कितना हो जाएगा? 0। तो 4 में से 2 तो मर गए, ये तो खत्म हो गए। बचे कितने? 2। कौन कौन से? बाहर वाले, एक ये वाला और एक ये वाला। इसकी वजह से यहां पर फील्ड जो आएगा इस पॉइंट पर, वो इधर आएगा। इसकी वजह से यहां पर फील्ड अवे आएगा। कितना आएगा बोलो? Q1 माइनस एक्स अपॉन ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत बड़ी। और इसकी वजह से ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से यहां पर फील्ड इधर आएगा। कितना आएगा बोलो? दैट इज Q2 प्लस एक्स अपॉन ए अपॉन। तो अगर यहां पर नेट फील्ड 0 करना है, क्योंकि यहां पर ये कहां पर लिया हमने? मेटल प्लेट के अंदर, इनसाइड। ई नेट को 0 करो, क्या बनेगी इक्वेशन बेटा? ये आपके पास बनेगी Q2 प्लस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 माइनस एक्स अपॉन 2a। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या ये इधर आ गया? कितना आ गया? 2x इज इक्वल टू Q1 माइनस, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x ही आ गया। बात ध्यान से सुनना।
x अगर आ गया तो क्या मैं q1 माइनस एक्स निकाल सकता हूं क्या? तो q1 माइनस एक्स निकालो, दैट इज q1 माइनस q2 बाई टू। तो आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा q1 प्लस q2 बाई टू। तो देखो फाइनल आंसर आ गया। जैसे अगर मान लो ये मेरे पास दो मेटेलिक प्लेट है, तो इसकी इनर सरफेस पे, इस सरफेस पे कितना चार्ज था आप बताते चलना। यहां पर कितना x, x की वैल्यू कितनी आई q1 माइनस q2 बाई टू। यहां पर कितना चार्ज है इसका माइनस, तो माइनस ऑफ q1 माइनस q2 बाई टू। यहां पर कितना है q1 माइनस एक्स, यानी q1 प्लस q2 बाई टू। और यहां पर कितना होगा q2 प्लस एक्स, और q2 प्लस एक्स निकाल के ये भी q1 प्लस q2 बाई टू। सबको मेरी बात आई समझ में? ये फाइनली हमारा यहाँ पर आंसर आ गया कि अगर मैं दो मेटालिक प्लेट को एक साथ रखूंगा तो उनकी जो चारों फेसिंग चारों सरफेसेस है उन पर कितना कितना चार्ज आएगा। इस पे आएगा q1 माइनस q2 बाई टू, इस पे माइनस का हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा q1 प्लस q2 बाई टू, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा q1 प्लस q2 बाई टू। नोट करो इसको। ये हटा दोगे बेटा, ये लिख लिया सबने? यहाँ तक सबको मेरी कहानी समझ में आ रही है? अब सब लोग इधर देखो ना, बात ध्यान सुना, अब इसको कंक्लूड करने वाला है ना। सबसे पेशेंस रखा हुआ है हमने। पहले एक सिंगल प्लेट ली, उस पर चार्ज देखा कि सिंगल पे तो कैसा बढ़ जाता है इक्वली, आधा आधा q बाई टू, और लेकिन अगर मैं दो लेता हूं तो आधा आधा नहीं बढ़ता है। हमारे पास ये रिजल्ट आता है। इस रिजल्ट को थोड़ा सा समराइज करो। ये रिजल्ट जो आया इसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ गई, है ना। अब बात ध्यान से, इसको थोड़ा सा अगर मैं एनालिसिस करूं तो ये बता आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आया, आधा आधा आया। मैं बोल सकता हूं कि इस पे चार्ज था q1, इस पे चार्ज था q2, नेट चार्ज कितना था मिला के q1 प्लस q2 डिवाइडेड बाय 2, ये आया। तो अब इसको एक कंसेप्ट बना लेंगे कि कितनी भी प्लेट हो, जो सबसे आउटर मोस्ट प्लेट्स होंगी, आउटर मोस्ट साइड होगी, इसकी बिल्कुल बाहर वाली और इसके बिल्कुल बाहर वाली, पहला पॉइंट, इन दोनों पे चार्ज हमेशा कैसा आएगा, सेम आएगा, बराबर आएगा। कैसा आएगा, सेम। और टोटल चार्ज का आधा है। मतलब क्या है, जैसे यहां पर अगर मैं ये क्वेश्चन लेता और आपसे पूछता कि बताओ यार कितना कितना आंसर आएगा, हर एक प्लेट पे कितना कितना चार्ज आएगा, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, टोटल चार्ज कैलकुलेट करते, कितना आता, 3q प्लस 5q 8q प्लस 4 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 6। तो यहां पर आ जाता है 6q चार्ज। यहां पर 6q होता है, यहां पर 3q है,
तो यहां पर माइनस का 3Q, क्योंकि ओवरऑल चार्ज तो कैसा रहता, कंजर्व। समझ में आया ना? इसमें 3Q है, यहाँ 6Q आ गया, तो यहाँ पर कैसा, माइनस का, यहाँ माइनस का 3Q, तो यहाँ पर प्लस का 3Q। यहाँ पे 5Q है, यहाँ प्लस का 3Q, तो यहाँ पर प्लस का 2Q। यहाँ पे प्लस का 2Q, तो यहाँ पर माइनस का 2Q। और यहाँ पे प्लस का 4Q है, यहाँ पे माइनस का 2Q, तो यहाँ पे प्लस का 6Q। ये आंसर आता है। सबको बहुत बढ़िया समझ में आ रही है? तो अब हमें ये तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पता जरूर होना चाहिए, क्लियर है कि कहां से आ रहा है। तो बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि यहां पर आप लोग, इस पर क्या जरूरत है, मान लो कि अगर दोनों प्लेट साइड सेम ही नहीं होते, ऐसे होते है ना, अब गुगली वुगली कुछ हो जाता, समझ में ना, तो गड़बड़ हो जाती। तो हमें ये पता होना चाहिए हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, कौन कौन से कंसेप्ट को हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत सारे बन सकते हैं, डेंसिटी को चेंज भी कर सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये तो मेरे पास फर्स्ट केस आ गया, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, और इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस को और ऐड कर रहा हूँ, इधर देखो सब लोग। इन दोनों प्लेट के बीच की जो सेपरेशन वो है D, और इन दोनों प्लेट की जो सेपरेशन है वो कितनी है, 2D। इस रीजन को मैं बोल रहा हूं A, यहां पर ये हो गया B, ये रीजन हो गया C, और ये पॉइंट हो गया D। 4 पॉइंट्स हो गए। आपको कैलकुलेट करना है, नोट करते चलो। फर्स्ट फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच सरफेस of metallic sheet सेकेंड। ये अलग अलग जो पॉइंट्स है ना ABCD, आपको कैलकुलेट करना है। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, and the value of electric field at point D. और थर्ड कैलकुलेट करना है, अगर ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड, इसको बोल देता हूँ मैं, इसको बोल देता हूँ 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब वो कैलकुलेट करना है थर्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V1 माइनस V2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V2 माइनस V3। अच्छा, सबसे पहले चार्ज निकालना तो आ गया है ना, कैसे सॉल्व करोगे, आप बोलोगे जो सबसे आउटर सरफेस होगी, यहां पर जो चार्ज होगा दैट इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है ना? तो यहां पर जो होगा दैट इज टोटल चार्ज, दोनों पे बराबर ही होगा, यहां पर भी दैट इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय, क्लियर है? तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 3Q। टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूं तो यह आ जाएगा आपके पास 3Q प्लस 5Q प्लस 4Q। अच्छा, यहाँ पे माइनस का 4Q होता तो यहाँ पर भी माइनस ही आता, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 6Q। क्लियर है सबको? ये तो सबको अच्छे से क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ पे 6Q चार्ज हो गया, यहाँ पे 3Q है, यहाँ पे 6Q, तो यहाँ पे माइनस का 3Q, यहाँ पर प्लस का 3Q, यहाँ पर और यहाँ पर, बहुत बढ़िया।
सबको चमक रही है बहुत बढ़िया से, झमझम करके, है ना, जमा जमा ना। तो ये सबको क्लियर होगा बेटा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैं किस तरह से कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब सब लोग बात ध्यान से सुनना कि ये तो आ गया, ये तो आसान है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अब पहली चीज का सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा। अरे ये मेटल के अंदर है क्या ये पॉइंट्स? मेटल के बाहर है। यहाँ जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कैलकुलेट करने से पता चलेगा, हम ऐसे नहीं बोल सकते। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, बात ध्यान से सुनते चलना। जैसे सबसे पहले मैं ए पॉइंट पर आता हूं, सब लोग इधर देखो, है ना। अब ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सारे चार्जेस की वजह से होगा। कितने चार्जेस हैं? 1 2 3 4 5 6 6। यहां तो 3 ही प्लेट है, 300 भी दे सकता था मैं। समझ में आ रही बात? आपको ऐसे बोल देता कि n प्लेट्स है, n नंबर ऑफ प्लेट्स है, तो आप कैसे कैलकुलेट करते? तो समस्या तो है कि भाई हम इस तरह से तो काउंट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हमें कुछ कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी तो हम बिल्कुल वही गवार वाला मेथड से करते हैं, बिल्कुल एक एक चार्ज को पकड़ते हैं, उसकी वजह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बात ध्यान से सुनना, उसी से आपको मेथड चमकेगा। यहां पर आते हैं ए पॉइंट पे। ठीक है, ए पॉइंट पर मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है कि इन सारे चार्जेस की वजह से कितना होगा। सबसे पहले हम ये जो है ना, इन दोनों को छोड़ देता हूं मैं, इनको सबसे लास्ट में देखूंगा। यहां से चलते हैं, अब बताते चलना। इस पॉइंट पर इसकी वजह से फील्ड कहां होगा? सब लोग देखो, नेगेटिव है कि पॉजिटिव? टुवर्ड्स। तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से फील्ड टुवर्ड्स, इसकी वजह से अवे, कैंसिल। क्यों? दोनों पे चार्ज इक्वल और अपोजिट है, तो जितना फील्ड इसकी वजह से टुवर्ड्स होगा उतना ही फील्ड इसकी वजह से अवे होगा। सबको चमक रही है बात? ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोनों पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट। अगला, जितना फील्ड इसकी वजह से कैसा होगा? अवे, इसकी वजह से कैसा होगा? टुवर्ड्स, कैंसिल। तो मैं बोल रहा इन चारों की वजह से कोई भी फील्ड नहीं आएगा। अब बचे कौन से? दो बाहर वाले, एक ये वाला और एक सबसे आउटर मोस्ट चार्ज। तो ये कंसेप्ट बन जाएगा हमारे पास कि कितनी भी प्लेट दे रखी है ना, 10,000 दे रखी हूं, 20,000 दे रखी हूं, जो बीच वाले चार्जेस होते हैं उनकी वजह से आउटर मोस्ट पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता। जो सबसे आउटर मोस्ट पॉइंट होते हैं, कौन कौन से आउटर पॉइंट है यहाँ पर? ए और डी। जो सबसे आउटर मोस्ट पॉइंट होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आउटर मोस्ट चार्जेस की वजह से आता है। कैसे? जैसे इस पॉइंट पे निकालूंगा। अब कितने लोग बचे? एक ये और एक ये। मुझे तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव है ना भाई, इसकी वजह से यहां पर अवे कितना होगा बोलो? 6q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। समझ में? दिस इज सिग्मा, 6q बाय a सिग्मा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पक्का? इसकी वजह से यहां पर फील्ड कहां होगा? अवे, इसी डायरेक्शन में होगा। कितना आएगा? 6q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं नेट फील्ड की बात करता आपके पास कितना आता, तो ये आपस में क्या हो जाते? जुड़ जाते। कितना आता? 3q, सॉरी 6q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और 6q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये 6q अपॉन a एप्सिलॉन, और डायरेक्शन कैसी आती? माइनस का एक। सबको समझ में आ रही बात? थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे मैं डी पॉइंट पे निकालता, बात ध्यान से सुनते चलना फिर नोट करना। डी पॉइंट पे निकालता तो क्या इनकी वजह से आता? क्या कैंसिल आउट हो जाता? बचते कौन से? सिर्फ सबसे आउटर मोस्ट। इस पॉइंट पर इसकी वजह से कहां था? अभी कितना आता? दैट इज 6q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। और ये भी पॉजिटिव है, इसकी वजह से भी यहां पर कहां था? अवे, कितना आता? 6q अपॉन 2a एप्सिलॉन। तो नेट कितना आ जाता? 6q अपॉन a, डायरेक्शन आई के। तो जो सबसे आउटर मोस्ट प्लेसेस होते हैं वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटर मोस्ट चार्ज की वजह से आता है। दोनों प्लेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होती है? सेम, मैग्नीट्यूड में सेम होती है, डायरेक्शन में अपोजिट होती है। सबको समझ में आया? तो ये तो हो गया हमारे पास ए और डी। अब बचा हमारे पास बी और सी। अब आते हैं बी पर। बात ध्यान से सुनना, बी पर कभी भी हम फील्ड निकालेंगे तो सिर्फ ये वाले चार्जेस की वजह से आएगा।
कभी भी मैं दो प्लेट के बीच में अगर कैलकुलेट करना चाहूंगा कि कितना आएगा, तो वो सिर्फ आता है उन्हीं चार्जेस की वजह से। यहां पर आप फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो, क्लियर है? जो फेसिंग सरफेसेस है ना, उन पे कितना चार्जेस है। जैसे मैं अगर यहां पर कैलकुलेट करता तो यहां पर फील्ड किस चीज की वजह से आता, प्लस के टू क्यू और माइनस के टू। ऐसा क्यों हो रहा है एक बार देख लेते हैं, पहले यहां पर आता। अगर मैं यहां पे निकालता, पहले इनको छोड़ दो, इनको भूल जाओ, है ना। यहां पर फील्ड इसकी वजह से कैसे आता, इसकी वजह से बताओ, इसकी वजह से अवे, और इसकी वजह से भी यहां पर अवे, कैंसिल। इसकी वजह से यहां पर फील्ड अवे, इसकी वजह से यहां पर फील्ड टुवर्ड्स, कैंसिल। बचा कौन सा, सिर्फ ये। अब बात ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पर इसकी वजह से यहां पर फील्ड कहां था, अवे, इधर कितना आता, 3q अपॉन 2a, और इस माइनस की वजह से यहां पर फील्ड टुवर्ड्स यानी इसी डायरेक्शन में आता, कितना आता, 3q अपॉन 2a। तो कितना बनता बेटा ये आपके पास, 3q बाय a एप्सिलॉन, डायरेक्शन माइनस। नोट करो बेटा यहां तक और कैलकुलेट करो c का कितना है। बिल्कुल आंसर कितना आएगा, दैट इज 2q अपॉन डायरेक्शन आई कैप। क्या चीज, हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, बस फेसिंग ही तो लेना है। फेसिंग निकालने का तो तरीका बड़ा ही आसान है, कितनी भी शीट ले लो बनाते चलो। अगर मान लो कोई भी चार्ज मान लो, सपोज इसमें क्यू है, 2q है, 3q है, 4q है, सबको जोड़ दो, डिवाइडेड बाय 2, इस पे चार्ज आ गया, कितना हुआ, 3 और 4 7, 2 9 और 1 10, यहाँ आ गया 5। यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पर माइनस का 4 प्लस का 4, यहाँ पर माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 5। बस ये तो करना पड़ेगा, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, फिर तो मंत्र फूंक दो। ये तो कुछ भी नहीं, आंखें बंद करो, पेन को घुमा देना जिस ऑप्शन पे रुक जाए वही सही है, और वो गलत ही निकलेगा। लेकिन यहाँ लिख जरूर लेना, ये जो है ना आउटर, यहाँ पे थोड़ी सी हिंट में लिख देता हूँ। कौन सा, हाँ फील्ड बोलो, फील्ड, हम चार्ज, हम कौन सा कंसेप्ट लगा रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ये क्यों लिखा मैंने, ये तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और सिग्मा कितना होता है बेटा, चार्ज अपॉन एरिया, क्लियर है, इसलिए ऐसा लिखा है। तो यहां पर आप इसको लिख लेना, की पॉइंट फर्स्ट, कि जो आउटसाइड फील्ड होता है that only due to outside charge, और यहां पर ये जो फील्ड आया है वो सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है, फेसिंग चार्जेस की वजह से। जिस प्लेट के बीच में आप फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो, उन दोनों प्लेट पर जो फेसिंग चार्ज आ रहा है उसकी वजह से। यहां तक सबको मेरी कहानी समझ में आई है ना। अब ये बताओ V1 माइनस V2 कैसे निकालें, यहां तक नोट करो, और V1 माइनस V2 और V2 माइनस V3, यानी इन दोनों प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इन दोनों प्लेट के बीच में कितना
पोटेंशियल डिफरेंस। बाय डिवाइड नहीं करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे ना, डेल्टा भी निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। हाँ बिल्कुल, नोट करो पहले आराम से, बढ़िया से। यहाँ तो सबको मेरी बात आ रही है बेटा समझ में, है ना? सबको एक एक पॉइंट क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो मैं दोबारा से बता सकता हूँ, किसी भी पॉइंट में कैसे कैलकुलेट की? पक्का? किसी को डाउट है क्या? नहीं, क्लियर है बेटा एकदम, है ना? क्योंकि ये बच्चे को डिफिकल्ट लगती है चीजें, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपसे पूछी है। आपसे चार्ज पूछ लिया, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया, हर एक दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप पूछ लिया, है ना? ये अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो अपन 2-3 पार्ट में इसको कर रहे हैं। एक और आपको छोटी सी ट्रिक और बता देता हूँ, इधर देखो। जो बीच वाली प्लेट पर नेट फील्ड होता है ना, उसकी डायरेक्शन आप और आसानी से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर इसकी डायरेक्शन कौन सी आई, सब लोग इधर आई ना? तो हमेशा दो प्लेट के बीच में जो फील्ड होता है वो हमेशा ये ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। जैसे यहां पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव, यहां कैसा था, पॉजिटिव, तो ये आएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। यहां पर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव, यहां पर कैसा था, नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, आई के आया होगा। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? तो दो प्लेट के बीच में जो फील्ड होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। क्लियर है भाई यहां तक सबको? अब आते हैं पोटेंशियल पे। सब लोग देखो एक बार, हमारे पास एक फॉर्मूला था पोटेंशियल का, याद होगा, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी। सही है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता तो क्या ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता? ये बाहर आ जाता? सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचता, डी आर। और डी आर क्या था, डी आर कॉस थीटा क्या था, दैट इज लेंथ इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बात ध्यान से सुनना कि अगर मैं V1 माइनस V2 निकालना चाह रहा हूं, मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, तो इस माइनस को गोली मार रहा हूं, है ना? हम खुद चेक कर लेंगे किसका पोटेंशियल ज्यादा है, कितना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो डेल्टा V होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया, उसको अगर मैं इस लेंथ से मल्टीप्लाई करूं तो पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? क्यों? ई डॉट डी आर भाई, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बोलो, 3q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन को गोली मारो, बाद में देखेंगे। तो 3q बाय, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, d, तो इनटू डी, ये आ गया पोटेंशियल ड्रॉप। इसी तरह से अगर मान लो मैं V2 माइनस V3 निकालता तो बता सकते हो कितना आता बेटा? इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कितना, 2q अपॉन ए एप्सिलॉन, और सेपरेशन कितनी है, 2d। सबको समझ में आया? और अब मुझे चेक कर रहे हैं कि यार यहाँ पे प्लस आएगा कि कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है। अब बात ध्यान सुना, हमारे पास एक कंसेप्ट होता है इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो यहाँ पोटेंशियल डिक्रीज होगा, 1 का पोटेंशियल कम होगा, 2 का ज्यादा होगा, तो V1 माइनस V2 माइनस है। क्लियर है? यहां पर चले, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, 3 का कम होगा, 2 का ज्यादा होगा, तो ये प्लस ही है, ये आंसर है। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है बेटा? तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां तक नोट करो और फिर शीट निकालो। ओवन में कहां तक दिया था? मतलब 53 तक डिस्कस हो गया था, 54 से 61।
तो ओवन में 54 से 61। चलो बताते चलो, क्वेश्चन नंबर 54 हो गया है ना। ये कल ही मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये ध्यान रखना, जैसे 1 पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, दैट इज केपी बाय, क्योंकि एंगल 0 होगा ना, तो केपी बाय आर स्क्वायर। 3 पर सबसे कम होगा, माइनस का केपी बाय आर स्क्वायर, और 4 और 2 पे 0 हो जाएगा। तो 1 पे सबसे ज्यादा होगा, 2 एंड 4 पे 0 होगा, इक्वल होगा, और 3 पर सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 55 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 56 हो गया बेटा। तो 56 में जो आपको चार्जेस दे रखे हैं ना, पहले आप उनसे डाइपोल बनाने की कोशिश करो। सब लोग देखो एक बार, डाइपोल मोमेंट होता क्या है, पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू आर वेक्टर, ये होता है सब, है ना। और डाइपोल की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू। जैसे अगर हम यहाँ पे देखोगे तो 3 चार्ज हैं, एक तो 2q, एक माइनस क्यू, एक और माइनस क्यू, ये तो रखा है ना। ये वाला कहां पर है, 0, a, a। ये वाला कहां पर है, 0, a, माइनस ए। और ये कहां पर है, 0, 0, माइनस। सब लोग देखो, अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज q प्लस क्यू। तो एक डाइपोल तो इन दोनों के बीच में, और एक डाइपोल इन दोनों के बीच में। पहले इन दोनों को लेते हैं। डाइपोल की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। ठीक है, तो एनी ऑफ द चार्ज दैट इज क्यू इंटू आर वेक्टर कैसे आएगा, डाइपोल की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो इसके पोजीशन वेक्टर में से इसके पोजीशन वेक्टर को माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से 0 माइनस 0 0, a माइनस ए 0, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2a बन जाए, 2a के, ये बन गया। ये हो गया P1। अब आते हैं P2 पे। अब इन दोनों के बीच में बनाएंगे, डायरेक्शन होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो दैट इज क्यू इनटू आर वेक्टर आएगा, इसके पोजीशन वेक्टर में से इसके पोजीशन वेक्टर को माइनस करोगे, 0 माइनस 0 0, a माइनस 0 a जे के। ठीक है, और a माइनस ऑफ माइनस ए 2a, तो बनेगा ये बनेगा। तो अब अगर मैं एक्सेस बनाने की कोशिश करूं, सपोज ये मेरे पास एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है, और ये मेरे पास जेड एक्सेस, ये बना लेता हूं। ये बताओ मेरे पास z में कितना हुआ टोटल, 2qa और 2qa, कितना हो गया 4qa, z में ये आ गया। और y में कितना आया, q इंटू ए, तो नेट इधर आएगा, कितने एंगल पर आएगा, z एक्सिस से पूछा है ना एंगल, बिल्कुल z से, तो ये ले लो थीटा। क्या मैं tan थीटा निकाल सकता हूं क्या, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दैट इज qa अपॉन 4q, ये आंसर आ जाएगा। और रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो रूट ऑफ 16 प्लस 1 इज रूट 17, तो यहां से रूट 17 QA आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है बेटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 56। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 हो गया बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। दो डाइपोल बना सकते हो, यहां से -2q को -q और -q, तो -q से +q की तरफ, नेट रिजल्टेंट P जो आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, और डायरेक्शन होती है टॉर्क की P से E की तरफ, तो P नीचे आ रहा है, E इधर है, तो P से E एंटी क्लॉकवाइज, उसी को काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इधर देखो, यहां पर जो फील्ड लाइंस है वो ऐसे हैं, है ना, डाइवर्जिंग है, और यहाँ पे डाइपोल आपने ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे कितना -q, और यहाँ पर मुझे बताओ कहां पर फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, जहां पर फील्ड ज्यादा कंसेंट्रेटेड होगा, यहाँ पर।
तो इस पे फील्ड जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगी, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग लगेगा। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? ये वाला। तो नेट फोर्स कहाँ आएगा? पीछे की तरफ। ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया बेटा। इसको डाइपोल की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, दोनों के चार्ज को उनके सेंटर पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। एनी ऑफ द चार्ज इन उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 61 हो गया बेटा। उसके बाद आते हैं एस एक्सरसाइज। इसमें कहां से कहां तक दिया था बेटा? 20 से, ठीक है बिल्कुल 27 से 33। चलो बताते चलना बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया क्या? अगर किसी से नहीं हुआ है तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। इनर वाले की सरफेस है, स्फीयर की सरफेस से आउटर के बीच में आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो आपके पास आएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा यू को क्यू इंटू डेल्टा वी लिख सकते हो, और डेल्टा वी आपको दे रखा है ना। जैसे अगर मैं 27 की बात करूं तो दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा यू हो जाएगा क्यू इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा के हो जाएगा फाइनल एनर्जी 0, इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से वेलोसिटी आ जाएगी। ये टर्म आपको दे रखी है, ये दे रखा है, वेलोसिटी कैलकुलेट कर। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। डाइपोल बना सकते हो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो नेगेटिव है उसके सेंटर पे और पॉजिटिव है उसके सेंटर पे। क्वेश्चन नंबर 31 इसके कंपोनेंट कर सकते हो दो, p/√2 और p/√2। उसके अकॉर्डिंग जो p पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो दोनों आएंगे, एक के लिए एक्सियल बन जाएगा और एक के लिए इक्वेटोरियल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया बेटा, बताना। इसमें क्या दे रखा है? अ स्मॉल रेजिट, मैं बताता हूँ, ऑब्जेक्ट कैरीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ द मैग्नीट्यूड 4 कूलम ईच, है ना। इट इज ओरिएंटेड सच दैट पॉजिटिव चार्ज के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, नेगेटिव के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, टॉर्क पूछा है तो कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में टॉर्क कैसे निकालोगे बेटा? बिल्कुल, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, है ना। इस तरह से हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर पी क्रॉस ई से भी निकाल सकते हो आप, उससे बेहतर रहेगा आपके पास अगर आप पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो ई दे रखा है, पी वेक्टर कैसे निकालोगे? अभी मैंने आपको बताया पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू आर वेक्टर। और आर वेक्टर कैसे निकालोगे? आर वेक्टर की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू, वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो प्लस वाले के पोजीशन वेक्टर में से माइनस वाले के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दोगे तो आर वेक्टर आ जाएगा। तो प्लस वाले का पोजीशन वेक्टर कितना है? प्लस का 1.1 माइनस 1.4 आई के माइनस 1. ये आर वेक्टर होता है। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? कैसे निकाल रहा हूं? टॉर्क इज पी क्रॉस ई, पी कैसे निकालोगे? क्यू इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो पी वेक्टर की डायरेक्शन होगी, पी वेक्टर की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो आर वेक्टर आएगा प्लस वाले के पोजीशन वेक्टर में से माइनस वाले के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 मैं बताता हूँ बेटा, एक बार सब लोग रीड कर लो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 33 में है क्या? क्वेश्चन है एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, है ना, समझते चलना, और ये फिक्स्ड है, यानी ये मूव नहीं कर सकता। एक डाइपोल और है जिसकी डायरेक्शन क्यू वेक्टर, क्यू की मतलब इससे अवे है बिल्कुल पी, और अभी ये कितनी दूरी पर है यहां से? इनफाइनाइट। तो इसमें लिखा हुआ, रीड करते चलो। अ चार्ज क्यू इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p pointing away from the charge along the x axis is set free। ये फ्री है भाई, लेकिन ये फिक्स्ड है, और अभी रेस्ट से छोड़ा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0, यही दे रखा है।
आपसे पूछा है पहला, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डाइपोल व्हेन इट इज रीचेस एट द पॉइंट d, 0। मान लो फाइनली यहां पर आ, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी डाइपोल की, और ये इसकी, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सॉल्व कैसे करेंगे, बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम। हम ज्यादातर कौन सा यूज कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। तो इनिशियली अगर आप देखोगे तो दोनों इनफाइनाइट पे हैं, तो पोटेंशियल कितना, 0। दोनों रेस्ट पर है, काइनेटिक कितना, 0। फाइनली आते हैं, फाइनली काइनेटिक की बात करूं तो इसके पास तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये कैसा है, फिक्स। सिर्फ किसके पास होगी, इसके पास। तो मान लेते हैं हाफ mv²। अब फाइनल पोटेंशियल निकालें जब ये कितनी दूरी पर आ गया यहां से, d। अब वो कैसे निकालेंगे, जैसे ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये चार्ज है, एक डाइपोल है, इससे कितनी दूरी पर, d दूरी पर। तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते क्या, कल ही तो एक बताया था, बिल्कुल। U इज इक्वल टू माइनस का p वेक्टर डॉट e वेक्टर, तरीका बताया था ना। वो कैसे निकालोगे, इधर देखो, क्या मैं इस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं क्या, कितना आएगा बोलो, चार्ज की वजह से यहां पर kq बाय d²। तो U इज इक्वल टू माइनस का p इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो कितना, d², इंटू दोनों के बीच का एंगल, दोनों की डायरेक्शन सेम है, एंगल कितना, 0। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो माइनस का p k q अपॉन d²। सबको समझ में आया, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। अगला क्वेश्चन है इसका बी पार्ट, फोर्स निकालना है। तो क्या आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो क्या आप फोर्स निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल। यहां से F इज इक्वल टू माइनस का du बाय dr। अब आप इसको d मत लिखना, यहां पर किसी जनरल पोजीशन पे लाना, तो d की जगह क्या यूज करोगे, r, और फोर्स निकालने के लिए फिर r की टर्म में डिफरेंशिएट करोगे। सबको समझ में आ रही बात बेटा। तो ये आंसर हो गया हमारे पास। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर, यही तक दिए थे ना इसमें। उसके बाद यही एडवांस निकालो, कहां तक डिस्कस कर लिए थे बेटा, 6 तक कर लिए थे, 6 से करना है। चलो बताते चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 से पहले कर लेते। क्वेश्चन नंबर 5 आउट। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 6 हुआ क्या, 6 में मैं आपको पहले तो आपको ये कहानी सुना देता हूँ। ये कहानी क्या लिखी हुई है, क्योंकि इतनी इंग्लिश आ गई, आदत छूट रही होगी पढ़ने की, है ना। ये एक्चुअली इंग्लिश की वजह से नहीं हो रहा है क्वेश्चन, इसमें फिजिक्स कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको फिजिक्स समझाता हूँ, इसकी थोड़ा सा वो इंटरेस्ट आएगा। हम अभी तक जो चीजें पढ़ते हैं, हम बोलते हैं 3 तरह की चीजें होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। लेकिन जैसे हम अगर सन की सरफेस की बात करें और आपसे पूछे कि सन की सरफेस है क्या, क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, क्या वहां पर गैसेस है, क्या किस फॉर्म में, वो प्लाज्मा स्टेट है। अब ये प्लाज्मा क्या होता है, आप ऐसे समझो, एटम है मेरे पास, एटम में क्या है, बीच में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। लेकिन अगर मैं इसको एनर्जी देता जाऊं एटम को, और इतनी एनर्जी इसको मिल जाए कि इसका हर एक एक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब सेपरेट हो जाए, क्लियर है, वो किसी लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो फिक्स है उसके चारों तरफ घूम रहा है, सब इंडिविजुअल है, सबको इतनी एनर्जी मिल चुकी है, सबको भरपेट खाना मिल चुका है। उस स्टेट को हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब अलग अलग निवास करते हैं अपने अपने घरों में। क्लियर होगी बात। तो ये उसी कहानी को बोल रहा है कि यहां पर ये प्लाज्मा स्टेट की बात कर रहा है, जिसमें अब आप रीड कर लेता हूं फटाफट, मेरे साथ साथ इंग्लिश रीड करते चलो। ठीक है, करें स्टार्ट, है ना। देखो क्या देगा, अ डेंस कलेक्शन, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, अगर आप देखोगे तो इस पे क्वेश्चंस भी बहुत सारे बन सकते हैं। अ डेंस कलेक्शन ऑफ
क्योंकि देखो अब अच्छा एक और चीज, जेई अगर कभी पैराग्राफ दे देता है और वो थ्योरी अगर जेई के सिलेबस में नहीं है, तो अब जेई इस पे कभी भी क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि अगर क्लेम करेगा कि ये तो जेई के सिलेबस में नहीं है, तो जेई बोलेगा कि उस साल में मैंने वो थ्योरी लिख दी थी। और ऐसा जेई पहले कर चुका है, एक बार पैराग्राफ में थ्योरी दी है और अगले साल उस थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा है, अगले साल नेक्स्ट ईयर, है ना। तो पहले साल पैराग्राफ वाला क्वेश्चन पूछा, दूसरे साल उसने पैराग्राफ भी नहीं दिया, उसने सीधा क्वेश्चन दाग दिया। फिर आप लोगों ने पूछा कि भैया थ्योरी कहाँ है इसकी, है ना। मैं बताता हूँ वो क्वेश्चन क्या था। वो आपने जैसे रोटेशन में एक जायरोस्कोप का क्वेश्चन है जिसमें एक्सिस रोटेशन वाला एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तो उससे पहले उसने जेई में एक बार उसकी थ्योरी दे चुका है वो, जबकि जेई में बिल्कुल प्रिसाइज डिफाइंड है कि हम जो रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं उसमें एक्सिस का सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होता है, और उस एक्सिस के अबाउट पहिया घूमता है। आपका पहिया ऐसे नहीं घूमता है, आपका पहिया ऐसे चलता है। तो एक्सिस का कैसा मोशन है, ट्रांसलेशनल, और उस एक्सिस के अबाउट पहिए का कैसा मोशन है, रोटेशनल। मैं समझाता हूँ, ऐसा मोशन, ये जो एक्सिस है वो तो कैसा मोशन कर रही है, ट्रांसलेशन, और पहिया उस पर रोटेशन, ये हमारे सिलेबस में है। लेकिन अगर मान लो इसका पेच ढीला हो जाए तो ये क्या होगा, तो ये जो है ना, ये भी एक्सिस भी घूमेगी। तो उसने वो क्वेश्चन पूछ लिया था और हमने पूछा कि भैया ये तो सिलेबस में डिफाइंड नहीं है, जो क्लेम कर देता है ना, केस तक हाई कोर्ट तक जाते हैं इसको, है ना, केसेस बच्चे, बिल्कुल बच्चे केस कर देते हैं, बिल्कुल, है ना। पापा वकील, तो पापा तो बैठे होते बगल में कि बेटा तू जल्दी बता मुझे कि मार्क्स वार्क्स बाद में देखेंगे, बेटा केस कौन कौन से करना है ना। तो वहां पर ये आगे चीजें बढ़ जाती हैं, लेकिन वहां पर बोला जाता है कि देखो भाई हमने पहले ये चीज पहले से दे रखी है। तो इस पैराग्राफ को रीड करते हैं, जैसे, है ना, सेम ऐसे पैराग्राफ आपको मॉडर्न फिजिक्स में मिल जाएंगे। है क्या, अ डेंस कलेक्शन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड न्यूट्रल प्लाज्मा। न्यूट्रल का मतलब समझ में आया, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं है, ये फ्री है। अगला, सर्टेन सॉलिड कंटेन फिक्स पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो अब मेरी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, लेकिन बोर मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री नहीं होता, वो जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ घूमता रहता है, उस पर इंटरेक्शन लगता है, लेकिन इस पे कोई भी नहीं है। कैन बी ट्रीटेड एज न्यूट्रल प्लाज्मा। एन को बोल रहे हैं नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हर एक का मास कितना है, m। when the electrons are subjected to an electric field they are displaced relative away from the heavy charged particle ions। इसने बोला जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो पॉजिटिव चार्ज से भाग जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। if the electric field becomes कितना, जीरो, the electrons begin to oscillate about the positive ion। तो इसने बोला है कि जब क्या करता है मुझसे इलेक्ट्रिक, जैसे मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं, आप पॉजिटिव चार्ज हो, मैं पहले आपके पास बैठा था, सडनली आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो मैं आपसे दूर भाग गया, फिर आपने उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो मैं जिस पोजीशन हूं वहां पर मैं क्या करने लग जाऊंगा, ऑसिलेट। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी को वो एक नाम दे रहा है, दिस इज नोन एज प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दिया पहले, तो आपने क्या किया, मुझे एनर्जी प्रोवाइड कर दी, अब आपने फील्ड बंद कर दिया तो उस एनर्जी को मैं खर्च करूंगा, और इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, उनके पास खर्च करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, ऐसा नहीं वो गाड़ी घोड़े खरीद लें, उनके पास एक ही तरीका है, वो सिर्फ नाच नाच के, मतलब इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को डिसिपेट कर सकते हैं। अगला, अब इसने बोला अगली लाइन पढ़ो, टू सस्टेन द ऑसिलेशन अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नीड टू बी अप्लाइड। अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात इसने लिखी है, इसने बोला कि ये जो है ना ऑसिलेशन चलता नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम, खर्च करता जाएगा। अगर मुझे इसको सस्टेन करना है तो मुझे दोबारा से एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा क्यों, जैसे जैसे जितनी एनर्जी खर्च हो रही है उतनी तो दोगे, तो हर बार सेम एनर्जी नहीं दोगे, क्लियर है। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लगाना पड़ेगा, दैट इज नीड टू बी अप्लाई फॉर एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, व्हिच इज, इसी को हम फोर्स ऑसिलेशन बोलते हैं। फोर्स ऑसिलेशन का मतलब समझाता हूं, जैसे झूला होता है, झूला आपने एक बच्चे को बिठाया, मतलब खुन्नस निकालते हैं, तो आपने बच्चे को जोड़े उसे झुलाना चालू कर दिया, ठीक है, फिर अचानक आपकी मम्मी को कहा कि अब बच्चे को मारेगा क्या भाई, आप भाग के आ गए, तो धीरे धीरे जो झूले का स्विंग है वो क्या होने लगेगा, कम, नहीं बच्चे को मजा आने लगा, ठीक है। अब बच्चा बोल रहा है कि नहीं मुझे तो उसी स्विंग में झूलना है, धीरे धीरे उसका स्विंग क्या होता जा रहा है, कम, ठीक है। तो बच्चे ने बोला पापा से कि पापा अब आप झुलाओ, तो आप बोले नौकरी करूंगी तेरे से झुलाऊं,
तो उन्होंने एक मोटर खरीद ली और उस झूले में फिट कर दी। अब वो मोटर क्या करेगी, उस स्विंग को मेंटेन करेगी। तो एयर ड्रैग की वजह से जितना उसका स्विंग कम होगा उतना वो मोटर बढ़ा देगी। तो यहां पर झूला ऑसिलेट नहीं करना चाह रहा था, वो तो बेचारा धीरे धीरे रुकना चाह रहा था, हमने जबरदस्ती उसको ऑसिलेट किया। इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑसिलेशन, जिसमें हम एक एक्सटर्नल सोर्स से उसको सेम फ्रीक्वेंसी से बार बार ऑसिलेट कराते हैं। सबको बात आ रही है समझ में? चलो, है ना। अब ये सब कहानी है, ये कहानी सबको समझ में आ गई। अब सीधे आते हैं अगले पॉइंट पर, क्वेश्चन नंबर 6 कि ये जो रामायण लिखी हुई है, टेकिंग द इलेक्ट्रॉन चार्ज ई परमिटिविटी कितनी, एप्सिलॉन नॉट, यूज द डायमेंशन एनालिसिस टू डिटरमाइन द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ओमेगा पी, यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशंस होती है दैट इज 1/t, सेकंड इनवर्स। तो यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा किससे सेकंड इनवर्स आपका आ रहा है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल सी ऑप्शन ही आपको चेक करके बता देता हूं, ठीक है। अब आप कैसे लिखोगे, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तो कोई यूनिट नहीं होगी, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये बनेगा आपके पास 1/m³ मीटर क्यूब। समझ में? चार्ज है तो ये हो गया कूलाम स्क्वायर, मास हो गया किसमें, केजी में। और एप्सिलॉन नॉट कैसे निकालोगे, देखो ये याद रखें, के की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। के की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, और एप्सिलॉन की इसका उल्टा होती है, तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दिस इज कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। सबको बात आ रही है समझ में? काटा पीटी करोगे, न्यूटन को चेंज कर दोगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो आपका इस हिसाब से आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक सबको? अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये सब कहानी हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा एस्टिमेट द वेवलेंथ। कभी भी फ्रीक्वेंसी दे दे और वेवलेंथ आपसे पूछ ले, दुनिया में एक ही फॉर्मूला है उसका, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। क्लियर हो रही है बात? अब यहां पर आप स्पीड कौन सी लोगे, तो स्पीड लोगे स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि प्लाज्मा स्टेट है ना, चार्ज पार्टिकल्स आ गए तो ये सब लाइट की स्पीड से भागते हैं, तो ये आएगा स्पीड ऑफ लाइट। वैसे तो थोड़ा आगे हम वेव ऑप्टिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाओगे इस क्वेश्चन में। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा, v/f। f कैसे निकालोगे, ओमेगा आ गया यहां से, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, तो f इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π, यहां पुट कर दोगे तो लैम्डा आ जाएगा। सबको कहानी समझ में आई बेटा? यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है। जो अंदर स्क्वायर है इसको पहले फिल कर दो, तो ये एक सॉलिड सिलेंडर बन गया। तो पहले उस सॉलिड सिलेंडर की वजह से बाहर फील्ड निकाल दो, वो मैंने फॉर्मूला आपको क्लास में लिखाया हुआ है, क्लियर है। और फिर क्या करो, उस सॉलिड स्फीयर की वजह से उस पॉइंट में फील्ड को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, डी ऑप्शन। Z इज इक्वल टू, अरे बिल्कुल सिंपल है, आप ऐसे समझो, इधर देखो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखोगे तो 3 चार्जेस हैं, है ना। कौन कौन से, एक तो माइनस का Q, इधर माइनस Q, इधर 3Q, इधर माइनस Q। ये कितनी दूरी पर रखा हुआ है, a/2 पे, और ये भी कितनी दूरी पर रखा हुआ है, a/2 पे। अब इसने बोला है डी ऑप्शन में, द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द Z प्लेन, है ना, a/4, बिल्कुल ठीक है। और इसने बोला है Z प्लेन, ऐसा समझो, एक तो Z प्लेन ये हो गया और एक Z प्लेन ये हो गया। ये बताओ क्या इस Z प्लेन से और इस Z प्लेन से जो चार्जेस की ओरिएंटेशन है, क्या वो बिल्कुल सिमेट्रिक है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल सिमेट्रिक है ना। ये इस प्लेन से जितना ये चार्ज दूरी पर है, जितना ये चार्ज दूरी पर है, जितना ये चार्ज दूरी पर है, उतना ही यहां से भी है। तो दोनों से पास होने वाला फ्लक्स कैसा होगा, सेम होगा। क्लियर है? तो डी ऑप्शन है, द नेट फ्लक्स पासिंग क्रॉसिंग द प्लेन z इक्वल्स टू a/2 इज इक्वल टू द नेट फ्लक्स पासिंग द प्लेन x इज इक्वल्स टू, अच्छा x इक्वल्स टू a/2 से भी क्यों सेम होगा, जैसे अगर आप देखोगे तो ये x एक्सिस है। आप ऐसे समझो ना इसको, इस कमरे से समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो चार्जेस सेंटर पे रखे हुए हैं, तो ये तो z वाले प्लेन हो गए और ये x वाले प्लेन है। तो जितनी दूरी पर ये चार्ज z से है, क्या उतनी दूरी पर ये x से भी है क्या? बिल्कुल है, ये x एक्सिस बोल रहा है वो, ये z बोल रहा है। तो जितना फ्लक्स z से पास हो रहा होगा उतना ही
एक्स से पास हो रहा होगा, उतना ही माइनस जेड से पास हो रहा होगा, और उतना ही माइनस एक्स से पास हो रहा होगा, लेकिन वाई से नहीं हो रहा होगा। वाई में समस्या है, समझ? इन सबके बराबर वाई का नहीं होगा, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन अलग अलग है। क्लियर हो रही है बात? तो जेड और जेड एक्स का, बाकी दोनों वाई का सेम होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। 10th बेटा एक बार सब लोग रीड करो पहले बढ़िया से, तो आपको क्वेश्चन समझ में आए। फिजिक्स में सबसे बड़ी भूमिका होती है डायग्राम की। अगर आप पूरा क्वेश्चन रीड करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कभी कोशिश करोगे ना, तो कभी जिंदगी में सॉल्व नहीं होगा। आप एक एक वर्ड पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते चलो, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को आप एक छोटी सी जगह पे लिख सकते हो। जैसे जैसे मैंने लिखा टू लार्ज वर्टिकल प्लेट, पैरेलल प्लेट, जैसा बोल रहा है वैसे करते चलते हैं। तो एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई। अगली लाइन, दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अगली लाइन, कनेक्टेड टू ए डीसी वोल्टेज सोर्स। ये एक मैंने बैटरी लगा दी, ये क्या करेगी? बैटरी क्या करती है? पोटेंशियल अप्लाई करती है। कितना दे रही है पोटेंशियल डिफरेंस? एक्स लिखा हुआ, तो इसका वोल्टेज हो गया एक्स। अगली लाइन, अ प्रोटॉन इज जस्ट रिलीज्ड एट मिडवे बिटवीन द टू प्लेट्स। यहां पे मैं प्रोटॉन को रिलीज कर, क्लियर है? अब होगा क्या? इसने बोला जैसे ही मैंने प्रोटॉन को छोड़ा, प्रोटॉन कितने एंगल पर मूव कर रहा है वर्टिकल से? 45। हो गया खत्म क्वेश्चन। इधर देखो, प्रोटॉन पे नेट फोर्स देखो कौन कौन से लगेंगे। एक तो mg लगेगा। अगर मान लो मैंने इस प्लेट को बैटरी से कनेक्ट किया है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये कैसा टर्मिनल है? नेगेटिव। तो हम जिस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उस पर चार्ज भी कैसा आ जाता है? पॉजिटिव। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल को डिनोट करता है, तो ये भी हाई पोटेंशियल। और इस पर नेगेटिव आ गया तो यहां पर भी चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। यानी जैसे ही मैं इन दोनों प्लेट को बैटरी से कनेक्ट करूंगा, जो दोनों प्लेट होंगी उन पर चार्ज आ जाएगा। इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इस पर कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। क्यों लिखा? सबको समझ में आया क्यों लिखा? क्योंकि इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और इसको बैटरी के कहां से आया चार्ज? बैटरी सप्लाई करेगी, एनर्जी सप्लाई करेगी, चार्ज का फ्लो होगा। क्लियर है? अब मैंने आपको एक पॉइंट अभी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर कोई भी दो प्लेट है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पर नेगेटिव, तो फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, प्रोटॉन है, तो अगर ये प्रोटॉन है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। तो दो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, कितने एंगल पर? हो गया सॉल्व? क्या मैं 1045 लिख सकता हूं क्या? दैट इज mg डिवाइडेड बाय 1045 कितना होता है? 1। तो mg किसके बराबर आ गया? QE। क्या मैं E को डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा D लिख सकता हूं? E इज इक्वल टू माइनस का डेल V बाय डेल R। डेल V तो आपको x दे रखा है, ये बनेगा आपके पास दैट इज mg इज इक्वल टू Q। डेल V कितना है? x अपॉन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी देर की है? 1 सेंटीमीटर। क्या यहां से x कैलकुलेट कर सकते हो क्या? ये आंसर आता है। सबको समझ में आ रही बात बेटा? क्वेश्चन नंबर 11, कुछ भी नहीं है, देखने में तो कितना खतरनाक लग रहा है, कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो हमने क्लास में ग्राफ बनाया था ना शेल के केस में, वो है। तो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0। बाहर कितना? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो आता है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें? ए हो सकता है और डी हो सकता है। फिर आते हैं पोटेंशियल पर। शेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी आएगा। ए चला गया तो डी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा? ए ऑप्शन। ये तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इधर देखो, जैसे यहां पर इस पे चार्ज कैसा है? प्लस का क्यू, इस पे प्लस 2q, इस पे प्लस q, इस पे माइनस q। ये ना, सेंटर पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सब लोग बात ध्यान से सुनना, मैं हर एक चार्ज की वजह से निकाल देता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इधर देखो सब लोग, ये डिस्टेंस अगर r है,
इसकी वजह से यहां पर फील्ड लिख रहा हूं मैं के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इसको ई मान रहा हूं। इसको के बोल रहा है ये क्वेश्चन में, मैं ई बोल रहा हूं, है ना। ये तो के से कंफ्यूज हो जाओगे। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहां पर फील्ड का होगा इधर अभी, और ये नेगेटिव है इसकी वजह से टुवर्ड्स, तो ई और ई टू ई। ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से यहां पर फील्ड अवे, और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स, कितना हो जाएगा टू ई, तो ई और ई। इस नेगेटिव की वजह से यहां पर फील्ड टुवर्ड्स कितना टू ई, और इसकी वजह से यहां पर फील्ड अवे कितना टू ई। टू ई क्यों लिख रहा हूं समझ में, टू क्यू चार्ज। ये 4e हुआ, ये एंगल 30 डिग्री और ये भी 30, कितना हुआ 60। दो वेक्टर्स अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और एंगल, सॉरी हाँ 60 और 60 120, सॉरी सर ये 60 और 60 कितना हुआ 120। दो वेक्टर्स अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच का एंगल 120 है तो उनका रिजल्टेंट भी सेम ही होता है और उसके बाइसेक्टर पर आता है। तो इनको हटाओगे तो ये भी 2e आ जाएगा, तो 2e 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 6e, है ना, ये आ गया। उसके बाद कौन सा बच गया, एक पांचवा बच गया और एक 13 बच गया। ठीक है चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इसको, है ना। होमवर्क में देता हूँ बेटा। रेस कहां तक हो गई, डाइपोल की हो गई थी ना 19 में, 20 तो कंडक्टर की है। एक तो एससीवी में 52 तक मैंने करा दिए थे आपको, चैप्टर 29 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 53 से तो 65, और जेई मेंस में 12 तक कर लिया ना हम लोगों ने डिस्कस, 13 तक हो गया। नहीं 13 नहीं हुआ ना, बिल्कुल। तो जेई मेंस में क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक, ठीक है। तो कल के लिए होमवर्क है चैप्टर नंबर 29 एससीवी क्वेश्चन नंबर 53 से 65, और जेई मेंस में क्वेश्चन नंबर 13 से 24, बस 14वां क्वेश्चन नहीं करना है क्योंकि वो कंडक्टर का है ना। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।